बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क 1 शरियत 6 सवाल नंबर है जी 1। इसके पहले सवाल के 8 जुज़ हैं और 8 जुज़ों के ऊपर स्टार्ट में स्टेटमेंट के नीचे लिखा हुआ है कि इनको दो तरीक़ों से हल करें। एक तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसको उर्दू मीडियम में कहा कि माकूस के तरीके से हल करें, और दूसरा ये कि क्रैमर के तरीके से हल करें। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने माकूस का तरीका सीखा, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। आज जो हमारा लेक्चर है ये कवर करेगा कि इन्हीं 8 क्वेश्चंस को, या जो पार्ट्स हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस के सेट्स दिए हुए हैं, इक्वेशंस हैं, इनको क्रैमर के तरीके से हल करना। एग्जैक्टली मैं वही वाले पार्ट्स चूज़ करूँगा जो मैंने माकूस के तरीके से सॉल्व करवाए, ताकि आपको पता चल सके कि जो मर्ज़ी तरीका अपना लें, इनके जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता। देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्रैमर के तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए। जुज़ नंबर 1 है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। काल्बों के ज़रिए जब भी मुसावातों को हल करना है तो हमने 3 तरह के कालब बनाने हैं। 3 तरह के कालब कैसे? एक तो होगा अद्दी सर का कालब। अद्दी सर वो गिनती होती है जो किसी मुतग़य्यर के साथ शुरू में आ रही होती है। ये y के अद्दी सर हैं, ये x के अद्दी सर थे, और जो अकेली गिनती आ रही होती है वो कांस्टेंट होती है। तो हमने क्या करना है, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, अद्दी सर का एक कालब बना लेना है। जो मुतग़य्यरात हैं x और y, इनका एक कालब बना लेना है, और जो कांस्टेंट हैं दूसरी साइड पे बराबर के, इसका एक कालब बना लेना है। 3 कालब बनाते हैं। इसको बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। 2, 3, -2 एंड +2। अब ये +2 लिख लें या अकेला 2 लिख लें, नो वरीज। फिर उसके बाद आएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, यानी मुतग़य्यरात का कालब। इनको ऐसे लिख दें। अब आप सोचेंगे कि ये जो x और y है, इसको ऊपर नीचे क्यों लिखा, यानी कॉलम वाइज क्यों लिखा? तो इसकी मैं हकीकत आपको बता देता हूँ। माकूस के तरीके में भी बताई थी, अब दोबारा बता देता हूँ कि जब हम ज़रब देते हैं ना दो काल्बों को, तो हम ये एरो मेथड ये वाला यूज़ करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ये वाला मेथड यूज़। अब पहली जो हेड हेड के साथ ज़रब होगा, ठीक है, टेल टेल के साथ ज़रब होगा, तो आप देखेंगे कि 2 जब x से ज़रब होगा तो ये 2x - 2y, यही चीज़ दोबारा बन जाएगी। फिर 3x + 2y बनेगा, तो ये 3x + 2y। यानी हमने जो 1/5 के अंदर ज़रब देना सीखा था, अब यहाँ पे उसका उल्ट काम कर रहे हैं कि अगर हमें इक्वेशन दी हो तो उसको कैसे हम दो काल्बों के अंदर तोड़ सकते हैं। हालांकि पहले हमें कालब दिए होते थे, हम ज़रब दे लेते थे, लेकिन अब हमें ज़रब के रिज़ल्ट दिए हुए हैं और हमने उनको ब्रेक करके काल्बों में कन्वर्ट कर लिया। चीज़ वही है, लेकिन उसका उल्ट प्रोसेस है। चलें जी, अब इन काल्बों के नाम दे देते हैं। नाम कैसे? ये जो पहला कालब है इसको A कहा, ये मुतग़य्यरात वाले को x कहा, और जो दूसरी साइड पे इसको B कालब कहा। अब यहाँ तक तो दोनों जो मेथड्स हैं, माकूस का तरीका और क्रैमर का तरीका, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ऐसा कर दें कि A को A इस साइड पे मौजूद है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो इसका माकूस आ जाएगा, यानी ऐसे। अगर आप A को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये वाला माकूस बन जाएगा, और इसको बोलेंगे माकूस का तरीका। क्यों? कि इसके अंदर A का माकूस नज़र आने लग गया, अपेयर हो गया। जबकि हमारा आज का काम ये नहीं है, आज हमने क्रैमर के तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्रैमर का तरीका जो है उसका फार्मूला बताता हूँ कि क्रैमर के तरीके का फार्मूला क्या है। इधर मैं लिखता हूँ क्रैमर का तरीका। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है क्रैमर का तरीका, क्योंकि हमने दो मुतग़य्यरात की कीमत निकालनी है, एक x की और एक y की। बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, मुतग़य्यर x लिखना है, इसका फार्मूला लिख लेना है।
फिर मुतगैर वाई लिखना है, इसका फार्मूला लिख लेना है। अब भाई इसका फार्मूला क्या है, कुछ बताएं तो सही। इसका फार्मूला ये है कि ए का मक्ता सॉरी ए एक्स का मक्ता बटे के ऊपर और ए का मक्ता बटे के नीचे। अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं, जस्ट एक दफ़ा लिख लूँ, ए वाई का मक्ता ऊपर और ए का मक्ता नीचे। बस ये इसको कहते हैं क्रैमर का फार्मूला। मैं इसको हाईलाइट करने के लिए ये देखें ये काम कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये क्रैमर का फार्मूला है। अब देखें, जो एक्स वेरिएबल था उसके लिए ए की बेस में एक्स यूज़ किया, जो वाई वेरिएबल था उसके ए की बेस में वाई को यूज़ किया। इधर ए एक्स का मक्ता है, इधर ए वाई का मक्ता है, और बटे में दोनों के ही ए का मक्ता है। समझ लगी? बस अगर आपको ये चीज़ आ गई है तो अब हम बढ़ते हैं कि भाई आखिर फिर ए एक्स कैसे निकालना है, ए वाई कैसे निकालना है, अकेला ए का मक्ता कैसे लेना है। ये तो खैर आसान है, ये चीज़ भी मुश्किल नहीं है। देखते हैं कैसे। तो अब हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए ए एक्स, फिर उसका मक्ता। दूसरा हमें चाहिए ए वाई और फिर उसका मक्ता। और तीसरा हमें चाहिए ए और फिर ए का मक्ता। चलें देखते हैं हमारे पास है क्या। अगर काल्बों के अंदर देखें तो ए मौजूद है, ए मौजूद है। सबसे पहले तो ए को लिख लेते हैं। तो 3 माइनस 2 और 2, लें जी ये ए आ गया। अब इसी ए से ए एक्स बनाना है, इसी ए से ए एक्स बनाना है, इसी ए को यूज़ करते हुए ए वाई बनाना है। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या है, ए एक्स का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने जो एक्स के अद्दी सर हैं उनको छोड़ देना है। वापस आते हैं, अब देखते हैं कि एक्स के अद्दी सर ए में कौन सी हैं। ये ए है, ठीक है। इसमें ये वाले जो अद्दी सर हैं 2 और 3, ये एक्स के हैं। ये वाले मतलब पहला कॉलम, पहला एक्स का कॉलम है। तो आपने क्या करना है, एक्स के कॉलम को नहीं लिखना। ये एक्स आपको बता रहा है बेसमेंट वाला, बेस वाला, कि आपने एक्स के कोफिशिएंट्स को नहीं लिखना। और बाकी ये जो ए आपको बता रहा है ये कहता है बाकी ए लिख लेना। अब बाकी ए कौन सा रह गया फिर, -2 और 2 रह गया, -2 और जमा का 2। अब ये जो एक्स था, एक्स के अद्दी सर यहाँ पे नहीं लिखे, तो अब उसकी जगह पे क्या लिखें, उसकी जगह पे ये वाला जो बी मैट्रिक्स है इसका कॉलम लिखें, 4 और 6। ये काम करना है बस। इसी तरह से जब ए वाई में आती हैं तो आपने ए तो लिखना है, ए कॉलम लिखना है, लेकिन वाई वाला कॉलम नहीं लिखना। वाई वाला कौन सा है, ये वाला, -2 और जमा का 2। चलें ये देखें, ये ए मैट्रिक्स। अब ए में आपने पहला ये देखें ना, ये ए खड़ा, इसमें ये आएगा 2 और 3 आएगा, सिर्फ वाई वाला कॉलम नहीं आएगा। वाई वाला कौन सा है, -2 और 2। फिर इसकी जगह क्या लिखें, इसकी जगह पे आ जाएगा बी, 4 और 6। बस ये काम था जो हम इधर बात कर रहे थे ना। हमें ए एक्स चाहिए तो ये ए एक्स मालूम हो गया, हमें इधर ए वाई चाहिए था, ए वाई मालूम हो गया, हमें नीचे ए चाहिए था, ये ए मालूम हो गया। अब जस्ट हमें इनके मख्ते चाहिए जिनको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो हम पहले सबसे ए का मख्ता मालूम करते हैं, क्योंकि ए ने बटे के नीचे आना है। जब ए बटे के नीचे आएगा तो उसको ज़ीरो के अलावा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, गैर नादर होना चाहिए। ठीक हो गया? अब देखें, अगर मैं इम्प्लाइज़ दैट का साइन यूज़ करूं स्क्रीन को जूम इन करते हुए, और सबसे पहले मैं इसी जगह पे इस ए का मख्ता इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, ए का मख्ता कैसे निकलेगा ये देखें। ए, इसके नाम के साइडों पे बार लगा दें और मख्ता
इन दो को आपस में ज़रब दें, माइनस इन दो की ज़रब, 2 ज़रब 2 सबसे पहले क्या आ गया 4, माइनस मख्ते फार्मूले का और फिर इन दो की ज़रब, 2 ज़रब 3 6 साइन माइनस का, तो ये आ गया -6 और ये इकट्ठा होके माइनस माइनस जमा 6 जमा 4 10 मख्ता आ गया। ए का मख्ता मालूम हो गया। अब दूसरी बारी है ए एक्स के मख्ते की, ए एक्स के मख्ते की। अच्छा ये लिखेंगे कैसे इसको, ए एक्स इसका मख्ता या डिटर्मिनेंट। आ जाए भाई, इन दो को आपस में ज़रब दें, माइनस इन दो को ज़रब दें, 4 2 से ज़रब होगा तो 4 ज़रब 2 8 माइनस डिटर्मिनेंट फार्मूले का 6 ज़रब 2 12 साइन माइनस का, ये माइनस माइनस जमा हो गया, 12 जमा 8 20 हो गया। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ए वाई मख्ता, ये ए वाई इसका मख्ता लेना है तो हम लिखेंगे जनाब अपने बार्स के अंदर ए वाई और फिर इसका मख्ता ले लेंगे। मख्ते का मतलब इन दो को आपस में ज़रब दें, इन दो को आपस में ज़रब दें, ये बन जाएगा 6 ज़रब 2 12, ठीक है, माइनस 4 ज़रब 3 12, 12 माइनस 12 0। तो ये तीनों चीज़ें जिनके मख्ते हमें चाहिए थे वो आ चुके हैं। अब ऊपर आपको फार्मूला नज़र आ रहा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को डिवाइड कर दें, यानी ये चीज़ जो अब मैं अभी लिखने वाला हूँ ये इन सब के नीचे आएगी। अब जगह कम है इसलिए मैं ये लाइन यूज़ करके इधर लिख देता हूँ, ये इस जगह पे लें जी। सबसे पहले तो x का फार्मूला है, अब x की कीमत निकालनी है तो x की कीमत के लिए बराबर लगाएं, फिर बटे के ऊपर अब देखें फार्मूला आपको लिखा हुआ नज़र ही आ रहा है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देख लेंगे ऊपर ए एक्स का मख्ता है और नीचे ए का मख्ता है, ठीक है। इधर देखें ये स्क्रीन आपके सामने, ये ए एक्स का मख्ता ऊपर आएगा और ये ए का मख्ता नीचे आएगा, तो 20 ऊपर आ गए 10 नीचे आ गए, इसको कैंसिल कर लें ये आ जाएगा 10 2 20, तो एक्स का जवाब क्या बन गया 2 बन गया डेफिनेटली। इसी तरह से वाई, ये देखें दूसरा फार्मूला वाई का, ऊपर आएगा ए वाई का मख्ता और नीचे आएगा ए का मख्ता। ए वाई कहाँ पे है, ये 0 बटा ए का मख्ता, ए का मख्ता ये पहले नंबर पर मौजूद है 10, 0 ओवर समथिंग इज़ ऑलवेज 0। सो एक्स का जवाब भी आ गया, वाई का जवाब भी आ गया, और इसी को ही मुसावात को हल करना कहते हैं कि जब मुसावात में मौजूद मुतग़य्यरात की कीमत निकल आए तो उसको बोलते हैं जी मुसावात को हल करना। तो अभी ये मुसावात हमने क्रैमर के तरीके से हल कर ली। रिवाइज़ करा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मुसावातों को आपने क़ालबों के ज़रिए हल करना हो तो दो तरीके होते हैं। एक तरीके का नाम होता है माकूस का तरीका, जिसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, सॉल्व किया, और दूसरा है क्रैमर का तरीका जिसको आज हमने डील किया। दोनों तरीक़ों के अंदर आपने करना क्या है, सबसे पहले जो मुसावात दी हुई हैं आपको, इनमें से 3 कालब बना लेने हैं। एक कालब को कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरे को वेरिएबल मैट्रिक्स और तीसरे को कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी अद्दी सरों का कालब, मुतग़य्यरात का कालब और दूसरा मुस्तकिल का कालब। 3 कालब बना लेने हैं, फिर आपने उनको नाम देना है। पहला ए है, दूसरा एक्स है और तीसरा कांस्टेंट वाला बी है। सारा जो काम क्रैमर के तरीके में है वो डिपेंड करता है ए और बी के ऊपर मेनली। फार्मूले हमने देखे कि क्रैमर का तरीका होता क्या है। एक्स लिखा वो बराबर होता है ए एक्स के मख्ते ओवर ए के मख्ते के। वाई लिखा ये होता है ए वाई का मख्ता ओवर ए का मख्ता। एक्स और वाई का फार्मूला आ गया। फिर ए को अगेन यूज़ किया, एक दफ़ा फिर से यूज़ किया, कैसे, ए लिख लिया, फिर ए से बनाया ए एक्स। तरीका आपको मैंने बता दिया कि एक्स वाले जो अद्दी सर हैं उनको आपने छोड़ देना है, एक्स वाले अद्दी सरों को छोड़ देना है, बाकियों को लिखना है।
और उस खाली जगह को फिल किसने करना है? कांस्टेंट मैट्रिक्स ने आके। उसके बाद ए वाई है, इसमें आपने वाई वालों को नहीं लिखना, वाई वालों की जगह पे आ जाएगा बी मैट्रिक्स। और फिर अगला फेज़ आता है इनके मक्तों का, डिटर्मिनेंट्स का। ए का मक्ता मालूम करना था। मक्ता कहते हैं मेन डायगोनल की ज़रब माइनस सेकेंडरी डायगोनल की ज़रब। इनको ज़रब दी, इनका मक्ता मालूम किया, ए का मक्ता 10 आ गया, ए एक्स का मक्ता 20 आ गया और ए वाई का मक्ता 0 आ गया। और फिर इन तीनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया फार्मूले में, एक्स का आंसर आ गया और वाई का आंसर आ गया। यही हमें चाहिए था, जिसके लिए हम इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी जो पार्ट नंबर 5 है मैं वो सॉल्व करवाता हूँ। जैसा कि हमने माकूस के तरीके में देखा कि पार्ट नंबर 5 को हम हल नहीं कर पाए थे, ठीक है। क्यों? कि उसमें जो ए का मख्ता होता है वो ज़ीरो आता है, ज़ीरो। और जब बटे के नीचे ज़ीरो आती है तो उस वक़्त तो हम हल नहीं कर पाते किसी भी मुसावात को हम हल नहीं कर पाएंगे जब बटे के नीचे ज़ीरो हो, ठीक है ना। तो अभी इस केस में देखेंगे इधर भी हल नहीं होगा डेफिनेटली। क्यों? कि इधर भी बटे के नीचे आना है, मख्ता आना है, इस वजह से पाँचवें हल नहीं होगा। तो मैं थोड़ा स्पीड के ज़रिए, जैसे आपने माकूस के तरीके में देखा कि लेक्चर के अंदर टाइम काफ़ी हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड के साथ सॉल्व करता हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ब्रेक लगानी है और फिर आपने देखना है पार्ट नंबर। एक शरिया 6 मश्क के ये सवालात आपके सामने PDF में है। मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके ये साथ अटैच कर दी है। स्लो मोशन में ये वीडियो आपके पास चल रही है, ठीक है। आपने पॉज करके इसका क्वेश्चन नंबर देखें, दरमियान में 2 कॉलम बने हुए हैं। पार्ट नंबर 1 हाफ़ इस साइड पे किया हुआ है लेफ़्ट पे और हाफ़ राइट पे है। और पहले है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और उसके साथ ही मैट्रिक्स क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व किया हुआ। तो आप इसको देख लीजिए। जो क्वेश्चन या जो पार्ट आपको प्रॉब्लम हो उस पार्ट को आप ब्रेक लगाइए और उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि उसका आंसर क्या है और कौन सा स्टेप कैसे हुआ है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी माकूस के तरीके से हल किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी लेक्चर के अंदर मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाया। पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया, पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया और पार्ट नंबर 8 सॉल्व किया। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ये सारे पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। बस इसमें कॉलम 2 बने हुए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे कॉलम है, उसका जो बाकी आंसर है वो राइट साइड पे कॉलम पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये आखिरी पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, ठीक है। लें जी, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये हम सीखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो ये था सारा आपका
जो बाकी पार्ट्स थे उनका PDF सॉल्यूशन। आप इसको देख लीजिए, ब्रेक लगाइए, जो पार्ट आप करना चाह रहे हैं उसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, उसका आप मेथडोलॉजी भी देख सकते हैं। और अगर डिटेल देखनी है तो वीडियो स्टार्ट से देखें, आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल की समझ आ जाएगी। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसके बाद वाले जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है। अल्लाह हाफिज़।